हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पी एंड के क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो पार्ट 4 में है, यानी कि भाग 4 में है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम आज पूर्णतः डिस्कस करेंगे। तो पहले 3-4 चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं कि डीपीएसपी है क्या और इसके उद्देश्य क्या है, प्रगति कैसी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, इनका जो पृष्ठभूमि है, जानते हैं कि डीपीएसपी किस में है। डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। लिए कहाँ से गए हैं? ये मूलतः आयरलैंड से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, और आयरलैंड से स्पेनिश संविधान से लिए गए थे आयरलैंड में। अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी। इसके बाद देखते हैं कि उपनाम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की अनूठी विशेषता, नॉवल फीचर्स कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। इनका प्रकृति और उद्देश्य क्या है? नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रकृति, नेचर, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता है। आर्टिकल 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता। जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इस तरीके से इसमें ये गैर न्यायोचित है। इनमें सीधे आर्टिकल 37 मना करता है कि ये उल्लंघन इसके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता। इनका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव। जो डीपीएसपी लाने के उद्देश्य क्या थे? वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। किसको? सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। आर्थिक लोकतंत्र, केवल राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, आर्थिक समानता। इसमें कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, तो आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, और गांधीवादी आदर्शों को लागू करना। ये है जैसे कि राजनीतिक न्याय की बात करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये सीधे सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। दार्शनिक विवरण, फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन, इसको बारे में देखेंगे तो ये संविधान में आधिकारिक विभाजन नहीं है इसका, लेकिन विशेषज्ञों ने इसको 3 श्रेणियों में बांटा है। कैसे? एक समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीवादी, और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। इसमें से कौन से आर्टिकल किस में आते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सोशलिस्ट समाजवादी सिद्धांत में आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीवादी सिद्धांत में इस तरह गांधी विचारधारा से जो आते हैं कि क्या है, तो गांधी जी के ग्राम उत्थान के सपनों पर आधारित है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें कहा गया है 43 कुटीर उद्योग जो गांधी जी प्रोत्साहन देते थे। गांधी जी जो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे, इन्होंने जो पंचायती राज की स्थापना के लिए कहा था कि ग्रामीण समाज में शासन हो ग्रामीणों का। तो ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में इन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई आर्टिकल 40 के तहत। आर्टिकल 43B में सहकारी समितियां जोड़ी गई, जो 97 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2011 में, और इसके तहत 3 जगह जोड़ा गया था। एक आपके पार्ट जो भाग है 9B में, और जो आर्टिकल है 19(1) सब क्लॉज C में, और ये आपका 43 आर्टिकल 43B में डीपीएसपी में सहकारी समितियां जोड़ा गया था। किससे? संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। आर्टिकल 46 SC/ST कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 गायों बछड़ों को, इसको आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फिलोसफिकल दृष्टिकोण से इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी है, तीसरा उदारवादी। जो उदारवादी सिद्धांत है, ये आधुनिक उदारवादी विचारधारा को दर्शाते हैं, लिबरल अप्रोच है। जैसे आर्टिकल 44 नागरिक संहिता UCC 44 में है। 45 में जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है। 48 है कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन। 48A
पर्यावरण वन जीवों की रक्षा 49, 50, 51, इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे अच्छे से। अब इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, इसको भी बाद में देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ऐतिहासिक इसमें देख लेते हैं कि जो लैंडमार्क केसेज हैं फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच सर्वोच्चता को लेकर हुए हुए है कि कौन सा सर्वोच्च है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा मूलतः माने जाएंगे और कौन सर्वोच्च है। इसके लिए सबसे पहले है चंपकम-दोराइजन केस 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर है, कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर। तो सबसे उसने कहा कि चंपकम-दोराइजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाएगी डीपीएसपी के जगह। दूसरा गोलकनाथ केस आया 1967 में। कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी को जो लागू करने के लिए, जैसे हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना है, कुछ भी जैसे वेलफेयर के काम करने हैं, तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आज़ादी है मूलतः, तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको संशोधन करके सीमित नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को लागू करने के लिए। अब थर्ड केस है केशवानंद भारती 1973 में। ये लैंडमार्क केस था। इसमें संसद ने फंडामेंटल राइट में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत मूलतः आया था। और सबसे फोर्थ केस है इसमें सबसे जरूरी, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल 1980 में हुआ। तो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संवैधानिक मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिका है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन कौन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि एक दूसरे को कोई ऊपर या कोई कम या बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं एक तरीके से। अब हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल यहाँ से नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस भाग में है डीपीएसपी, भाग 4। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। 36 में क्या दी गई है, आर्टिकल अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है। वही सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई। आर्टिकल 37 जो हमने बताया है कि ये गैर न्यायोचित है, इन्हें न्यायालय में नहीं जाया जा सकता इनको लेके। तो आर्टिकल 37। 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 है। 38 जो सब क्लास ए में चेंजेस किए गए और सब क्लास 2 जोड़ा गया है इसमें। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसमें राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। न केवल विशिष्ट व्यक्तियों के बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। किसका प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। थर्ड वन 39 में मेन चीज है। 39 में इसका 39D मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39D, इसमें 39D में इसको जरूर याद रखिएगा। 39D में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39D में एक तरीके से स्त्री पुरुष समानता के लिए बात की गई है 39D में। बाकी आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं इसमें 39A, B, C, D सब क्लॉज, लेकिन इसका जो D है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 39D। इसमें फिर आप बात करेंगे D, E, F, इसमें F भी है। अब इसमें 39 कैपिटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। एक मैंने बताया आपको 36 राज्य की परिभाषा। 37 मना किया गया है न्यायालय जाने से, गैर न्यायोचित बताया गया है। 38 में भी आपको क्या बताया गया है 38 में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं लोक कल्याण वेलफेयर के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा। 39 इंपॉर्टेंट मैंने बताया इसको 39D के बारे में कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
इसी तरीके से 39 एफ भी दे सकते हैं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाएंगी। बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से नैतिक आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाएगी। इसको भी नहीं याद करें, लेकिन 39 कैपिटल ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया 39 ए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि न्याय पाने योग्य या तो कमजोर वर्ग हैं या महिलाएं हैं जैसे विशिष्ट हैं, सुनिश्चित करने आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। विधान स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, जो कि कमजोर वर्ग हैं जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हो गए, इन सब के लिए। आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या जोड़ा गया? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, सभी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए, तो निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो कि कमजोर है। इसके बाद हम बात करते हैं 40 आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ये कौन सा है? फिलोसफिकल दृष्टिकोण से देखें तो गांधीवादी दृष्टिकोण है। तो 40 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन होता है और ग्राम पंचायतों का गठन होता है 73वां और 74वां। फिर 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 42 में काम की न्यायसंगत मानुचित दशाएं और प्रसूति सहायता को उपबंध है। किसमें? 42। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सब याद रखिएगा। 42 में प्रसूति सहायता और न्याय संगत मानुचित दशाओं को कि गरिमा में जीवन जीने के लिए जो न्यायोचित और मानुचित दशाएं हैं उनसे और प्रसूति सहायता को भी उपबंध किया गया। इसमें प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा आर्टिकल 42 के तहत। ये भी सब वेलफेयर के काम है। वेलफेयर डीपीएसपी में रखा गया है। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किस भाग में है? भाग 4 में है। और आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि ये गैर न्यायोचित है। इनको लेके सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट हम लोग नहीं जा सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट को लेके हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। 42 प्रसूति सहायता हो गया। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग और अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विशेषतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति को सहकारी आधार प्रदान करने का प्रयास करेगा। मेन चीज याद कर लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आर्टिकल 43। 42 में न्याय संगत काम की न्याय संगत मानचित दशाएं और प्रसूति सहायता। 42 में 41 कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद है 43 ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कब जोड़ा गया? एक तरीके से याद करिए, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जितने भी बाद में कैपिटल ए सब क्लॉज जोड़े गए हैं वो ज़्यादातर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं। कब हुआ था? 1976 में। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। 43 ए। अब हम बात करते हैं 43 बी में। मैंने बताया था आपको 97वें संविधान संशोधन से 3 जगह संशोधन हुआ। एक तो भाग 9 बी जोड़ा गया, फिर 97 से ही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी जोड़ा गया। इसके बाद डीपीएसपी में आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया। 43 बी क्या कहा गया इसमें? सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। राज्य जो है सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन संवर्धन करने का प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूसीसी की बात की गई है। 42 में ये फिलोसफिकल दृष्टिकोण से कौन सा आर्टिकल है? तो ये उदारवादी है। 40 जो हमने बोला ये गांधीवादी है। अब इसमें
86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो आर्टिकल 45 है इसमें थोड़े चेंजेस किए गए थे। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा को बंद, 0 से 6 साल के लिए शिक्षा को बंद किया गया है। प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा का राज्य करेगा सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख, शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 45। 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि किसमें है? 46 में। 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किसमें दिया गया है? 47 में। 48 में कृषि का पशुपालन, कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 में। अब फिर मैंने बताया कि जितने भी कैपिटल ए से जोड़े गए हैं आर्टिकल में वो ज़्यादातर 42 अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। 48A पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसमें है? आर्टिकल 48A में। इसके बाद हम देखेंगे 49। आर्टिकल 49 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 47 पोषाहार स्तर, ये भी है। 44 UCC, ये भी है। 43B सहकारी जो समितियों के बारे में था तो ये भी जरूरी। 43A भी जरूरी, 40 भी जरूरी है, 47 भी जरूरी है। और इसके बाद 36, 37, 39D मैंने बताया। 39 कैपिटल ए। इस तरीके 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा 49 के तहत। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन है, पृथककरण। ध्यान रखना है आपको कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है, विधायिका नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि विधायिका हो गई, विधायिका नहीं है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों की संधिबद्धताओं के प्रति आदर, अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि हैं इनको लागू कराना आर्टिकल 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा DPSP लगभग कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। इसके कुछ MCQs हैं तो हम बाद में कराएंगे। एक बार फिर से PPT देख लेते हैं क्या है। यहाँ तक हम लोग कर गए थे। कल्याणकारी राज्य, गैर न्यायोचित है आर्टिकल 37 में। दार्शनिक समाजवादी 38, 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A में। 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, काम की न्याय संगत दशाएं, मतत्व राहत, प्रसूति सहायता, निर्वाह मजदूरी। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। 43B आपको बताना है। आर्टिकल 47 है पोषण स्तर को ऊंचा करना, गांधीवादी सिद्धांत है। 43B में सहकारी समिति जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत है। ये सब 46, 47, 48 गायों बछड़ों पर के वध पर रोक, जो लिबरल अप्रोच वाले थे आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। संवैधानिक संशोधन ये जो हमने बताए थे 48, ज़्यादातर जो कैपिटल ए बाद में जोड़े गए हैं वो 42 संविधान संशोधन से हुआ है। 44वें से 30, 44 जो आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने की बात की गई थी जो हमने बताया। 86वें में जो 6 साल से कम उम्र में 0 से 6 वर्ष जोड़ा गया बदलकर। 97 2011 43B जोड़ा गया, हमने आपको बताया था। जो लैंडमार्क केसेज हैं आपको केशवानंद भारती तो याद रखना है कि जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत इसी से आया था। और चौथा जो DPSP के लिए जरूरी केस है वो है 4th नंबर 1980 में हुआ मिनर्वा मिल केस। इसमें कहा गया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अब आपका 36, 37, 38, 39 ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं, ये आपको बाद में पढ़ सकते हैं।
हाँ, कुछ विशेष अनुच्छेद जो भाग 4 से बाहर हैं, जो एक्स्ट्रा डीपीएसपी हैं, वो भी देख लीजिए आप। जो कुछ अनुच्छेद जो निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, अनुच्छेद 335 सेवाओं में SC/ST के दावों को ध्यान रखना है। 350A मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रचार का निर्देश। तो आज हम डीपीएसपी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं। तो एक बार रिवाइज करेंगे, डीपीएसपी किस भाग में है, आपको तुरंत बताना है कमेंट करके किस में है। डीपीएसपी किस भाग में है, 47 में क्या है, आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 39D में क्या है, आर्टिकल जो 39 कैपिटल ए है उसमें क्या है, 43B में क्या है, 44 में क्या है, 46 में क्या है, 48A में क्या है, 50 में क्या है और 51 में। ये आपको होमवर्क है, ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम जो इसके एक्सरसाइज हैं, हाँ इसके एक्सरसाइज हैं, इसमें हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जो ज़्यादातर यूपीएसआई और यूपीपी से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हम आगे कराएंगे इम्पोर्टेंट सारे ही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।